प्यारे बच्चों, डी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न विषय का 5 मॉडल सेट निकाला गया है, जिसमें से हम लोगों ने इतिहास विषय का सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में या इस वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो है जिसमें ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो मॉडल सेट 3 है। ये क्वेश्चन है पहला, 5वीं रिपोर्ट कितनी पेज की थी? तो 102 पेज। कुदाल एवं हल में संघर्ष में कुदाल किसका प्रतीक है? तो पहाड़ियां का प्रतीक है। गंजूरिया शब्द किसका प्रतिनिधित्व करता है? पहाड़ का। 1857 के विद्रोह में शामिल शाह मल कहाँ से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसके शब्द हैं? तो लॉर्ड डलहौजी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष से सर मुड़वा कर खद्दर या सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? 1921। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? 13 दिसंबर 1946। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह कब हुआ? 1946। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए? 11। सती बालिका का वृत्तांत किसके द्वारा दिया गया है? इब्न बतूता। अलवर किसके उपासक थे? विष्णु। वीर शैव परंपरा कहाँ उदित हुई? कर्नाटक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469। किस वर्ष कर्नल मैकेंजी के प्रयासों ने हम्प का भग्नावशेष प्रकाश में आया? 1800। हम्प है यहाँ हम्पी हो जाएगा, मैकेंजी के प्रयासों से हम्पी हो जाएगा, ठीक है, हम्पी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। रजमनामा के नाम से किसका अनुवाद हुआ था? महाभारत। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर। मुगल वंश भारत में कब स्थापित हुआ? 1526। भक्ति आंदोलन के संत शंकरदेव का संबंध था असम। महानवमी डब्बा क्या था? तो दुर्गा पूजा का प्रसाद। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रीसेप। दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी। महाजनपदों में कितने गणतंत्र थे? 2। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रायसेन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा किस वर्ष की गई? 1921। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो लगभग कितने हेक्टेयर में फैला था? 250। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि की 2 विशेषता बताएं। तो हड़प्पाई लिपि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी है, यद्यपि निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं है, क्योंकि वर्णमाला के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या एक व्यंजन को दर्शाता है। दूसरा है, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, क्योंकि दाएं और अधिक अंतराल में, जबकि बायां और कम जगह है। बत्ती से मेगास्थनीज कौन था? इसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और खोजकर्ता थे, जिन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी। गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाज का हिस्सा है, जो यह निश्चित करता है कि एक व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सभ्यक ज्ञान, सभ्यक दर्शन तथा सभ्यक आचरण है। खानका से आप क्या समझते हैं? तो सूफी संतों के निवास स्थल को खानका कहते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू थे। इसके अलावा चांद और भैरव मुर्मू तथा 2 जुड़वा बहनें फूलो और झानो भी इस विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे। इंडो सार्वजनिक स्थापत्य शैली के भारत में 2 उदाहरण बताएं। तो इंडो सार्वजनिक शैली के भारत में 2 उदाहरण है, गेटवे ऑफ इंडिया
मुंबई और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। 38 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लघु उत्तरीय प्रश्न है, त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन टोकरियां। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन तीन पिटकों सूत पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं और अधिधम्म पिटक में बुद्ध के दर्शन मिलते हैं। 40 है, बेसरा और बासरा में क्या अंतर है? तो बासरिया जो है सिलसिले सरिया का पालन करते हैं, किंतु बेसरिया सरिया में बंधे हुए नहीं थे। बासरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकाह पीर सूफी संत अर्थात गुरु अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। खानकाह का नियंत्रण शेख पीर अथवा मुरीद के हाथ में होता था। बेसरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। उन्होंने कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। बासरिया सूफी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। उनमें से अनेक से सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों एवं अमीरों से मेल जोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। सुलह ए कुल की नीति को स्पष्ट कीजिए। तो अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने अपने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल की नीति अपनाने का निर्देश दिए थे और साम्राज्य के सभी संप्रदाय के लोगों के साथ आपसी भाईचारे एवं प्रेम भाव का व्यवहार करने का आदेश दिया था। सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? तो 1793 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का एक प्रावधान जिसे सूर्यास्त खंड भी कहा जाता है। इस खंड के अनुसार जमींदारों को सूर्यास्त से पहले औपनिवेशिक सरकार को निश्चित राजस्व का भुगतान करना अनिवार्य था। ऐसा न करने पर उनकी जमीन और उनके अधिकार जब्त कर लिए जाते थे। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो यह अफवाह फैल रही थी कि बाजार में ऐसा आटा एवं शक्कर मिल रहे हैं जिसमें सूअर व गाय की हड्डियों एवं खून का चूरा मिलाया गया है। इससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त था। इसी बीच चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बने। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लोहे की पुरानी बंदूक क्राब्राउन बैस के स्थान पर नवीन एल्फील्ड राइफल सैनिकों को प्रज्ञार्थ दी। इसके कारतूस पर चिकना कागज लगा था। इस कारतूस को बंदूक में प्रयोग करने से पहले इस कागज को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि इन कारतूसों के मुंह पर गाय व सुअर की चर्बी लगाई गई है। खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम संसार के खिलाफ अर्थात मुस्लिम संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक प्रमुख का पद प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पदे को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की इस घोषणा से भारतीय मुसलमानों को ठेस पहुंचा, अतः उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन चलाने का निश्चय किया जो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। चूंकि यह खलीफा पद के संरक्षण के पक्ष में किया गया आंदोलन था, अतः इसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ विलय करा लिया। 45 अस्थायी बंदोबस्त क्या था? इसकी विशेषता क्या थी? तो अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व से जुड़ी एक प्रणाली थी। यह प्रणाली साल 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, यह
इस प्रणाली के तहत जमींदारों को जमीन का स्वामी माना गया। दूसरा, जमींदारों को जमीन का उत्तराधिकारी वंशानुगत रूप से मिला। तीसरा, जमींदारों को जमीन बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार था। चौथा, जमींदारों को काश्तकारों को पट्टा देना होता था। इस पट्टे में जमीन का क्षेत्रफल और किराया लिखा होता था। जमींदारों को एक निश्चित राशि का राजस्व चुकाना होता था। यह राशि जमींदारों द्वारा वसूले गए कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा थी। जमींदारों को यह वादा किया गया था कि भविष्य में इस राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, अगर जमींदार निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करते तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध का अशोक पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, कलिंग युद्ध के विनाश को देखकर अशोक इतना विचलित हो गया कि उसने सदा के लिए युद्ध के मार्ग को त्याग दिया। दूसरा, उसने कभी भी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और लास्ट पॉइंट है, वह विश्व विजय के मार्ग को त्याग कर धर्म विजय के मार्ग को अपना लिया। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।